नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आपका पहला टॉपिक जो था, जो मैंने कवर किया 12th की बायोलॉजी से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 5-6 लेक्चर्स हुए थे, उसको हमने खत्म कर दिया है। मैंने बताया था कि सेकेंड टॉपिक जो होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होने वाला है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इस एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपको कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है। कुछ ये चैप्टर जो है ये आपका जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है, कि जनरल आपको कुछ चीज़ें जाननी होती हैं जो आपके मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चैप्टर को हम एक शॉट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। जितनी भी देर का वीडियो हो हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दें। जैसे मैंने बताया, सेलेक्टेड जगह से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको फोकस करना है। बाकी थोड़ी कहानी है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना है, ठीक है। मज़ा आने वाला है। रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े मोड़े एक दो जगह कंसेप्ट्स आएंगे जो रिप्रोडक्शन से ही एकदम रिलेटेड है। तो अगर वहाँ पे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझा है तो जितना भी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब गर्भ निरोधक जितने भी तरीके हैं उनके बारे में जब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो पूरे के पूरे कंसेप्ट थे वो यहाँ पे फिर से आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपने अगर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया है और ये वीडियो अगर आप देखने आ रहे हैं, तो पहले आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेक्चर था वो पहले पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। वैसे आप अगर पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वन शॉट ये वीडियो है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो जरूर देख लें अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया है, बाद में रिप्रोडक्शन के बाकी चैप्टर्स को आप कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सब जानते होंगे, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी आपको मैं दे देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे बेटा ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो क्या चीजें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले WHO, सबसे पहले नहीं, ठीक है, जो WHO की एक डेफिनेशन आपकी NCERT में जो दी हुई है वो ये है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। मतलब क्या है बेटा कि रिप्रोडक्शन में आपको टोटल वेलबींग, टोटल हेल्थ होना चाहिए। अगर हेल्थ की डेफिनेशन की बात करो, हेल्थ की अगर डेफिनेशन की बात करो तो उसमें हम यही बात करते हैं कि फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली हेल्दी होना चाहिए इंसान, बिहेवियर, उसका जो तरीका है, ठीक है, जिस तरह से लोगों से बात कर रहा है आपस में, वो भी उसका हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सोशली, समाज में जिस तरह से वो रह रहा है वो भी उसका सब कुछ फिट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट है, ठीक है, तो उसको नहीं बोलेंगे कि वो हेल्दी है। हेल्दी बेटा उसको तब बोलेंगे जब वो इमोशनली भी सही है, बिहेवियर भी उसका सही है, सोशल भी सही है, ठीक है। सोशल जो उसका बिहेवियर है, समाज में उसका क्या दायित्व। अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अगर मान लो समाज में गंदगी फैला रहा है, ठीक है, रोड पे थूक रहा है, ठीक है, और कचरा फैला रहा है या ऐसा कुछ भी कर रहा है, ठीक है, फिजिकली फिट होगा, वो इमोशनली फिट होगा, लेकिन बिहेवियरली और सोशली वो फिट नहीं है, ठीक है, बीमार ही हो दिमाग से। अगर रोड पे कोई गंदगी कर रहा है, ठीक है, देश में गंदगी फैला रहा है, सड़क पे गंदगी फैला रहा है, तो बीमार ही है, ठीक है। नॉर्मल इंसान तो ऐसा करेगा नहीं। तुम लोग करते हो क्या ऐसा कुछ? ठीक है, तो अब से मत करना, नहीं तो तुम लोग बीमार की श्रेणी में आओगे, ठीक है। तो हेल्थ के लिए ये डेफिनेशन है। और जब इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें आपका, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड हो जाता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज, मतलब कि क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं बेटा ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो है फैमिली प्लानिंग। क्या आता है? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, इसका क्या मतलब है? फैमिली प्लानिंग भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? देखो, अगर मान लो कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर किसी इंसान का ठीक है या अच्छा है, ठीक है, तो वो फैमिली प्लानिंग भी जरूर ध्यान देगा। फैमिली अगर मान लो परिवार है, ठीक है, परिवार संयोजन या परिवार नियोजन के बारे में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है कि जब देश आजाद हुआ ना, ठीक है, जब देश आजाद हुआ, जब देश को आजादी मिली, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो इंसानों ने किया, हमारे देशवासियों ने किया ना, वो पता है क्या था?
आबादी बढ़ाने लगे, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। तो जब तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, तो उसमें गरीब क्या था, उसमें देश हमारा क्या था, बहुत गरीब था, ठीक है, देश काफी गरीब था, ठीक है, अंग्रेजों ने लूटा था, उसके पहले मुगलों ने लूटा था, ठीक है, तो देश काफी गरीब था, बहुत ज्यादा लोग गरीब थे। अचानक से आजादी मिली, जब आजादी मिली तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों को फ्रीडम मिला, ठीक है। पहले क्या होता था कि बीमारियां भी बहुत ज्यादा थी, आजादी के टाइम पे भी थी, लेकिन उस समय फिर क्या हुआ, अचानक से जब शासन खत्म हुआ तो जो आबादी थी, देश की पॉपुलेशन जो था वो तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसको तुरंत हमारे देश ने, ठीक है, हमारे देश में जो भी लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे थे उन्होंने इसके बारे में तुरंत समझा, ठीक है। और इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे स्टार्टिंग की कंट्रीज में से है, ठीक है, या ये भी कह लो कि दुनिया की पहली कंट्री है, ठीक है, जहां पे, ठीक है, जहां पे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, बहुत ही अभियान चलाया गया फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है, नेशनल लेवल पे, मतलब कि पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में आपको फैमिली प्लानिंग के लिए उस स्टार्टिंग में ही 1951 में ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए। 1951 में जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ठीक है। समय समय के साथ ये जो फैमिली प्लानिंग का जो नाम था, ठीक है, इस प्रोग्राम का, इसको धीरे धीरे हम समय समय के साथ इसको चेंज करते रहे, ठीक है। कभी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कभी मैटरनल वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, ऐसे करते 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 अभी के टाइम में अगर हम अभी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं RCH, ठीक है। RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब ये जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना बेटा, ठीक है, ये जो RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं। जैसे आपका मिशन इंद्रधनुष हुआ, ठीक है, टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण अभियान हुआ, ठीक है, पोलियो का जो अभियान हुआ, तो ऐसे जो सारे अभियान हैं, ठीक है, वो सब रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर में ही आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये नाम याद रखना है कि RCH, और दूसरी चीज याद रखनी है कि 1951 में सबसे पहले इंडिया में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया गया 1951 में। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसको हम NGO बोलते हैं, ठीक है, दोनों ने कई काम किए। कैसे किए, तो यहाँ पे इस साइड मैंने लिखा है कि किन लोगों का दायित्व बनता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने में, ठीक है, और यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि उनको क्या क्या काम करना है, ठीक है। मतलब यहाँ उस साइड मैंने लिख दिया है कि किनका किनका दायित्व है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ समाज में अच्छा हो, और इस साइड मैंने लिखा है कि उनको क्या क्या काम करने होंगे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा हो। तो देखो ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मतलब क्या, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ऑडियो मतलब रेडियो हो गया, विजुअल टीवी हो गया, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें, ठीक है, ये भी जो प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, उससे भी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होगा। तो ये हो गया, मतलब ये सब कौन कर रहा है, ये सब कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, और NGOs, ये सब मिलके यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, देखो पेरेंट्स का काम है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स का भी दायित्व है, ठीक है, और किसका है, क्लोज रिलेटिव्स का। क्लोज रिलेटिव मतलब क्या, जो आपके सगे संबंधी हैं, ठीक। टीचर्स का, जैसे कि मैं अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्तों का। अब दोस्तों का भी काम है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समाज में सही इंफॉर्मेशन फैलाना या अपने दोस्तों को सही इंफॉर्मेशन देना, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, जैसे कि तुम लोग हमेशा गलत इंफॉर्मेशन ही देते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो आज ये लेक्चर करके जाओ, इसके बाद तुम्हारा भी काम यही बनता है, जो तुम्हारे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे ना, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, कई चीज़ों ने बहुत गलत पता होती हैं, बहुत अजीब तरह का उनका कंसेप्ट बना होता है रिप्रोडक्शन को लेके। तो वो सारी चीज़ें अब सुधारना तुम लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं अपना काम कर दे रहा हूँ टीचर्स वाला, और फ्रेंड्स वाला काम तुम लोग को करना है। इसके अलावा और किसकी जिम्मेदारी है, स्कूल्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, स्कूल्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। अब ये लोग करेंगे कैसे, ये ठीक है, कैसे करेंगे और क्या क्या करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश में आप देखोगे अक्सर अगर किसी घर में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो क्या करते हैं, लड़की को बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटे को, लड़के को मोस्टली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा भी किया जाता है, ठीक है। या लड़कियों के लिए उतना वो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है, कई जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी है लोगों को समझना है, ठीक है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है वो भी आपका RCH प्रोग्राम के अंदर में ही आता है, ठीक है, उसके अंडर आता है, RCH प्रोग्राम के अंडर आता है कि अगर जो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप अगर बेटे को दे रहे हो, मेल के दे रहे हो, तो आपको फीमेल को भी देना है। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन फैलाना है, इनको करना है ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, एडोलेसेंस के बारे में, ठीक है, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, और क्या है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो एसटीडी के बारे में तो अभी यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आराम से, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, एजुकेटिंग कपल्स अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी का नया नया शादी हुआ है, ठीक है, कोई नया जोड़ा है, तो उनको भी बताना है कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। और क्या करना है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, मान लो कोई माँ है, ठीक है, अभी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका ख्याल कैसे रखना है। जैसे कितने प्रोग्राम्स चलते हैं ना, रेडियो पे सुनोगे, बच्चा जच्चा प्रोग्राम ऐसे करके, तो मतलब केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, मैटरनिटी लीव दी जाती है माताओं को, ठीक है, 6 महीने के लिए प्री मैटरनिटी लीव दी जाती है, उसके बाद 6 महीने तक भी लीव मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। पोस्ट नेटल का मतलब क्या है बेटा, पोस्ट नेटल केयर का मतलब है कि जन्म के बाद कैसी केयर देनी है, उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। मतलब माँ की भी और बच्चे की भी जन्म के बाद दोनों का कैसे ख्याल रखना है, कैसे केयर करना है। और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। रिप्रोडक्शन में लास्ट में मैंने बताया था ना कोलेस्ट्रम के बारे में, ठीक है, कोलेस्ट्रम के बारे में बताया था, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस हुआ वो। इसके अलावा एक और क्या है पॉइंट, इसके अलावा एक पॉइंट है सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। बेटा समाज में जैसे रेप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज बढ़ रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ रहा है, ठीक है, चाइल्ड रेप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ही तो है, सेक्स अब्यूज ही तो है, तो इनको भी कम करना या इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, समझाना, ठीक है। तो ये सब काम है इनका, और ये सारे चैलेंजेस और ये सारे काम है जो इनको पूरा करना है, ठीक है। अब आगे देखो, जब इतना बड़ा चैलेंज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है, इतना बड़ा जब चैलेंज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो इसको पूरा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब हमें क्या क्या जरूरत है, ठीक है, ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया में या पूरे विश्व में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एस्टैब्लिश कर पाए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज से मतलब क्या है, मतलब समय समय पे हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स खुले, ठीक है, आधुनिक हॉस्पिटल्स खुले, न्यू टेक्नोलॉजी आए, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। मेडिकल कैंप्स लगे, और क्या हो, जगह जगह पे बूथ्स लगे, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे लोगों को, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई। अब दूसरा क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज क्या है, मान लो हॉस्पिटल खुलेगा बेटा, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत होगी, नर्सेज की जरूरत होगी, पैरामेडिकल स्टाफ्स की जरूरत होगी, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपर्टीज है, अपने अपने एरिया में ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। और अब ये जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो ये प्रोफेशनल्स है जो यहाँ पे काम करेंगे बेटा के, ठीक है, इन्हें मटेरियल सपोर्ट भी तो चाहिए होगा। अब डॉक्टर क्या है, अगर मान लो किसी हॉस्पिटल में बैठा है, उसको स्टेथोस्कोप चाहिए एग्जामिनेशन करने के लिए, बाकी चाहिए इसको मान लो अगर वो आंख का डॉक्टर, उसको ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए, फंडस स्कोप चाहिए, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें चाहिए उसको, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए। मटेरियल सपोर्ट में और क्या है, नर्सेज अगर है तो उनको इंजेक्टेबल्स चाहिए, इंजेक्शंस चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए होगा बेटा, पैरामेडिकल के स्टाफ, उनको स्ट्रेचर चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल सपोर्ट में आ गई, ठीक है। अब देखो, इतना जो चैलेंज है पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसको बेटा हम किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल दोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो किन किन एरिया पे फोकस करना है वो मैंने इधर लिख दिया हुआ, इनको ध्यान से देखो। कहाँ कहाँ ध्यान देना है, प्रेगनेंसी में, ठीक है, मतलब एक बार जब गर्भ धारण हो जाए, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और कब, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होगा। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब वो बीमारियां जो सेक्स से ट्रांसमिट होती हैं, सेक्स से फैलती हैं, सेक्स करने से। उसके बाद क्या है, अबॉर्शंस, ठीक है, मतलब जो बच्चा गिर जाना होता है उसको बोलते हैं अबॉर्शंस, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि गर्भ निरोधक, ठीक है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स मैंने बताया, जैसे अगर कोई फीमेल है, इंडिया में ज़्यादातर फीमेल्स जो इन्हें मेंस्ट्रुअल आते हैं, पीरियड्स आते हैं, मेंसेस होते हैं, उन्हें बेटा क्या होता है, एनीमिया होता है, तो उनका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो रहा है ना, तो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गए। और लास्ट में क्या है, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है, तब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे देंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरे हमारे देश का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा जाता है, इसको बेटा ध्यान से सुनना। क्या है, अमाइनोसिंथेसिस, ठीक है। अमाइनोसिंथेसिस है क्या, ये क्या है, ये एक टेक्निक है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अमाइनोसिंथेसिस क्या है बेटा, ये एक टेक्निक है, ठीक है। इस टेक्निक से क्या करते हैं, देखो जो फीटस है, ठीक है बेटा, जो फीटस है, ठीक है, फीटस के बारे में मैंने बताया था कि जब भ्रूण पेट में होता है या बच्चा जब पेट में होता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है,
ठीक है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और उसी में वो तैरता रहता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड समझ गए। अब एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है ना, फीटल के सेल्स होते हैं और अदर चीजें होती है, मतलब बाकी चीजें होती हैं और फीटस के कुछ सेल्स होते हैं। तो क्या करते हैं अमीनोसिंथेसिस में कि एक इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगा के सक कर लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं इंजेक्शन में। अब क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड्स में फीटल सेल्स है, अदर सब्सटेंसेस हैं, तो इनका हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, इनका एग्जामिनेशन करते हैं, फीटस की सेल्स का एग्जामिनेशन करते हैं, और इससे हम कई सारी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, आरबीसी से रिलेटेड ये है, ठीक है, हीमोफीलिया भी है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीसी जो है वो सिकल सेल हो जाता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें बेटा अगर बॉडी में कहीं भी एक कट लग जाता है, मान लो यहाँ पे कट लग गया, तो ब्लीडिंग होते रहती है, मतलब ब्लड का लॉस होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, रुकता नहीं है, मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। आरबीसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। डाउन सिंड्रोम जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एससीए के बारे में तो जानते होगे, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो है वो इस तरह से हो जाता है, हसिया की तरह हो जाता है, ठीक है। जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं तब इन तीनों बीमारियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जान लो, डाउन सिंड्रोम जो है उसमें ट्राइसोमी होती है, 21st क्रोमोसोम की जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी जो है वो हसिया के शेप में हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है, ठीक है। ये हो गई टेक्निक अमीनोसिंथेसिस। अब अमीनोसिंथेसिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे और क्या कर सकते हैं, इससे बेटा कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है, इसके बारे में हम पहले ही पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमीनोसिंथेसिस, ठीक है, इसको हम भ्रूण की जांच के लिए, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, और नहीं कर भी सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इलीगल कर दिया, ठीक है। भ्रूण जांच जो है इंडिया में इलीगल है, आप पहले से नहीं पता कर सकते, ठीक है बेटा। तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता करना अमीनोसिंथेसिस का मेन काम है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अमीनोसिंथेसिस का काम सेक्स डिटर्मिनेशन में करके, अगर मान लो पता होता है लड़की पैदा होने वाली है तो क्या करते हैं, ठीक है, उसको वहीं पे उसको किल कर देते हैं, उसको वहीं पे मार देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए देखो क्या हुआ, अमीनोसिंथेसिस क्यों बनाया गया था, अमीनोसिंथेसिस का काम किस लिए था। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो इंटरनेट है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कहो या मोबाइल फ़ोन कहो, तो बनाया किस लिए गया, ताकि इंसानों के काम आ सके, ठीक है। लेकिन मोबाइल लेके इंसान बर्बाद होने लगे। बर्बाद क्यों होने लगे, अपना टाइम, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने लगे, ठीक है। यूट्यूब पे आए पढ़ने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, और कुछ और ही करने लगे। उसके बाद आधा घंटे चलाने के बाद वीडियो छोड़ के चले गए, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं ना, ऐसे अराजक तत्व है ना। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर साइंस ने दिया है हमें, ठीक है, तो उसको हमें एक अच्छे सेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करना है, सही चीज़ों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अमीनोसिंथेसिस का जो सही काम है वो ये है बेटा, इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और इसका क्या काम है, अमीनोसिंथेसिस करके जैसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो बच्चा जो पैदा होने वाला है, ठीक है, मान लो उसको कोई ऐसी बीमारी होने वाली है जिसकी वजह से वो 2-3 साल जिएगा, उसके बाद वो मर ही जाना है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को वहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। अमीनोसिंथेसिस का फायदा ये है, नुकसान सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा देखो बेटा एक चीज है सहेली, ठीक है, सखी सहेली। सहेली क्या है, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। ओरल मतलब जिसको हम मुंह से लेते हैं, ठीक है, ओरल है, ठीक है, ओरल है मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में है। कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक, ठीक है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। ये किसने बनाए, ये बनाए CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, मतलब कि इंडिया में बना हुआ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सहेली इंडिया का बनाया हुआ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसको बोलते हैं OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। किसने बनाया बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किसने बनाया, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। इंडिया का ये इंडिजीनियस प्रोडक्ट है और वंस अ वीक पिल है, मतलब सप्ताह में सिर्फ एक ही बार इसको लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सेक्स
के दौरान, ठीक है, मतलब सेक्स आप करते हैं अगर उसके बाद भी तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्या है ये? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, ठीक है। तो ये इंडिया का डेवलप्ड प्रोडक्ट है और यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सहेली के बारे में याद रखोगे। बाकी और चीजें अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, वहीं से जहां से स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्यों पड़ी, वहीं यहाँ पे फिर से आ गए। देखो, जब वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करोगे, ठीक है, विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व के वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करोगे तो 1900 में 2 बिलियन था, ठीक है, 1900 में 2 बिलियन था। 100 साल के बाद मतलब 2000 में 6 बिलियन होगा। मतलब 100 साल में, 100 ईयर्स में बेटा, 100 साल में वर्ल्ड पॉपुलेशन 4 बिलियन बढ़ा, ठीक है। और 11 साल में, 2011 में 1.2 बिलियन, मतलब 11 ईयर्स में, 4 साल में, 100 साल में कितना बढ़ा? 4 बिलियन, ठीक है। और 2011 में, मतलब 11 साल बाद कितना बढ़ गया? 1.2 बिलियन, ठीक है। 100 साल में 4 बिलियन बढ़ा है और 11 साल में 1.2 बिलियन बढ़ गया। 1900 में 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन के करीब था और 2011 में 7.2 बिलियन के करीब था। ये जो साइन है ये, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स, ठीक है, उसके करीब था। इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 350 मिलियन था। कब? 1947, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन, ठीक है। अभी कितना है? 2000 में आके बेटा ये हो गया 1 बिलियन के करीब, 1 बिलियन के करीब हो गया 2000 में, और 2011 में 1.2 बिलियन से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन और ये है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। 350 मिलियन 1947, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब देश आजाद हुआ, ठीक है। 1 बिलियन के करीब गया 2000 में और 1.2 बिलियन से ज्यादा हो गया, 1.2 बिलियन से ज्यादा हो गया 2000 में। और वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया पॉपुलेशन, इसीलिए जब पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना और बर्थ कंट्रोल करना जिम्मेदारी हो जाती है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि देखो, डार्विन का नियम है, सीधे से बताओ, सीधे सीधे तुम लोग भी जान रहे हो, डार्विन का जो सिद्धांत है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। क्या मतलब इसका बेटा? इसका मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वही जिएगा, बाकी लोगों को मरना पड़ेगा, ठीक है, बाकी लोगों को मरना पड़ेगा। तो जब पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ेगा तो जो रिसोर्सेस हैं, मतलब खाना हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, रहने के लिए जगह हो गई, ठीक है, इन सब के लिए कंपटीशन बढ़ने लगेगा, ठीक है, कंपटीशन बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में जो लोग पावरफुल होंगे, जो लोग ज्यादा फिट होंगे, अब यहाँ पे फिट वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा रिसोर्स है, ठीक है, सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे। जिनके पास पैसा कम है, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे लोगों को मरना पड़ जाएगा, ठीक है। यही कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का नियम बेटा यही कहता है, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है ना। इसके अलावा मतलब देखो, नेचर में तो ऐसा होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम काम करता है, लेकिन इंसान जो है, ठीक है, इंसान जो है बेटा, ठीक है, ह्यूमंस की अगर बात करें, हम सबसे सुपीरियर रेस हैं, सबसे सुपीरियर रेस हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी पूरी की पूरी प्रजाति मिलजुल के रहे, आपस में कोऑपरेट करके रहे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम बर्थ कंट्रोल करें, ठीक है, ताकि जितने लोग भी हैं सबके लिए रिसोर्सेज, खाना, पानी, शेल्टर, ये सब की कमी ना हो, ठीक है। तो देखो, इतना तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डिक्रीज इन डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी आई है तेजी से। क्या घटा है? डिक्रीज इन एमएमआर, एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि क्या है? मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मतलब जो माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बर्थ देने के बाद कितनी मदर्स मर जाती थी उसी टाइम पे, प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया, मतलब एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हुआ है। इसके अलावा क्या है? डिक्रीज इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और क्या बढ़ा है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिप्रोड्यूसेबल ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन में जो लोग एक्टिव हैं, ठीक है, जो लोग बर्थ दे सकते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तीनों घटा है, ठीक है। अच्छा, डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन कैसे करोगे? देखो, सिर्फ मृत्यु दर बोल देने से काम नहीं चलेगा। डेथ रेट ये होता है कि 1000 में, ठीक है, 1000 में कितने लोग मरे? मान लो 100 लोग अगर मरे, 100 लोग मरे 1000 में एक साल में,
ठीक है, क्या हुआ, 100 लोग अगर मरते हैं, ठीक है, 100 1000 में छोड़ो, ठीक है, इसको इतना बस समझो, ठीक है। डेथ रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मान लो 10 लोग मरते हैं 100 लोगों में 1 साल में, ठीक है। मान लो अगर इंडिया, अगर कोई देश है, ठीक है, वहां पे 100 लोग हैं, मान लो कोई एक देश है, ठीक है, मान लो कोई देश है, ठीक है, मान लो कोई कंट्री है, मान लो कोई कंट्री एक्स है, ठीक है, इस देश में कितने टोटल 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 10 लोग मर जाते हैं 1 साल के अंदर, तो जो यहां का डेथ रेट होगा वो होगा 10। समझ में आया बेटा, ठीक है, ये हो गया डेथ रेट। वैसे ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ऐसा होगा कि कितनी माताओं की मृत्यु हुई, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सिर्फ उन्हीं माताओं को गिनेंगे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं माताओं को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। जो बेटा क्या होगा, जो माताएं या तो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, या प्रेगनेंसी के पहले मर गई, प्रेगनेंसी के पहले नहीं मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी मृत्यु हुई, या बर्थ के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम, प्रसव के टाइम उनकी मृत्यु हुई, ऐसी माताओं को हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो किसी एक ही देश की बात करें, अगर इंडिया की हम बात करें, ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट दोनों में से कौन ज्यादा होगा। इंडिया का कोई डेथ रेट भी होता होगा, इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी है, तो दोनों में से कौन ज्यादा आएगा, ठीक है। बेटा सीधी सी बात है कि डेथ रेट ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम डेथ रेट की बात करेंगे तो हम उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि डेथ रेट किसी भी देश का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। डेथ रेट जब बोल रहे हैं तो उसमें मदर्स का भी गिनेंगे, इन्फेंट्स का भी गिनेंगे, मेल्स का भी गिनेंगे, सबका गिनेंगे, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वही जो बच्चे पैदा हुए, नवजात शिशु जो पैदा हुए, ठीक है, उनके जो मरने की दर है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब देखो, जब इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा, ये सारी चीजें हुई, तो जो 1951 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चालू हुआ था, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अभी बोलते हैं RCH प्रोग्राम, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो जब इनसे पूछा गया, ठीक है, कि भाई 50, 60, 70 साल हो गए, ठीक है, इतने टाइम में तुमने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ठीक है, मतलब कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कहो या RCH प्रोग्राम कहो, ठीक है, इनको बनाया किस लिए गया था, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ये लोग ध्यान दे, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन पे ध्यान दे और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें, ठीक है। लेकिन इतना तेजी से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा तो इन लोगों ने क्या किया, तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि 2011 में हमने सेंसस किया, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट आई, और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ की दर है वो 2% से कम है, ठीक है, 2% से कम है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो 2% से कम बताया। अब 2% सुनोगे तो 2% बहुत कम लगेगा, लेकिन बेटा खुद सोचो, जब करोड़ों में तुम्हारे देश की पॉपुलेशन है और हर साल अगर 2% से बढ़ेगी तो भी तुम्हारे देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो 2%, ठीक है, 2% का क्या मतलब है, मतलब करीब करीब 20 लोग 1000 लोगों में हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 1000 अगर लोग हैं किसी देश में, ठीक है, तो 1 साल में उसमें 20 लोग और बढ़ जाएंगे। या अगर 100 से देखना चाहती हो तो मतलब 2 लोग हर 100 लोगों में बढ़ रहे हैं हर साल में, ठीक है। ये है तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का, कितना, लेस देन 2%, ठीक, इतना समझ गए। चलो आगे चल रहे हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, मतलब छोटी फैमिलियों के लिए प्रचार करना है, प्रसार करना है। हम दो हमारे दो, ये सब स्लोगन बहुत फेमस रहा है, ठीक है, सब तुम लोग जान रहे हो। देखो चैप्टर में कहानी है, अभी कहानी चल रही है, ठीक है। अभी तक काम की चीजें क्या आई थी बेटा, काम की चीजें क्या आई थी तुम्हारे लिए अभी तक में, एक आया अमीनो सिंथेसिस, उसके पहले क्या है CDRI लखनऊ, ठीक है, जो सहेली बनाया था जिसने, और उसके पहले क्या है 1951 में फैमिली प्लानिंग और RCH प्रोग्राम, जिसको अभी बोलते हैं। थोड़ा बहुत डाटा है, ठीक है, उसको याद करना है। और ये सब तो कहानी है, ठीक है, कि अर्बन वर्किंग क्लास, मतलब जो लोग सिटीज में रह रहे हैं, ठीक है, माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर लिया, मतलब सिर्फ एक बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने नियम लगा दिया, ठीक है, एकदम प्रतिबंध लगा दिया, स्टैट्यूटरी राइजिंग कर दिया मैरिजेबल एज में, मतलब 18 साल से कम की अगर कोई महिला है या कोई लड़की है उसकी शादी होना अवैध है, इलीगल है। और मेल्स में वो कर दिया 21 ईयर्स, ठीक है, ये 2 काम कर दिए बेटा। और क्या किया, इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, अगर मान लो कोई शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, कोई कपल है, ठीक है, तो अगर वो स्मॉल फैमिलीज रखता है तो उसको सरकार क्या है, बहुत ज्यादा उसको इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे सीधी सी बात है ना कि अगर मान लो 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चे होते हैं तो सरकार की कई सी ऐसी नियमें आती हैं,
ऐसे कई सरकार की पॉलिसीज आती है जिनका फायदा मिलता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा परिवार है तो उसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारे काम किया सरकार ने ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ सरकार को इतना काम करने से काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, सिर्फ सरकार के अकेले काम करने से नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें खुद अपने लेवल पे जाके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तुम लोग को नहीं। ठीक है, जब तुम्हारी शादी वादी हो जाए उसके बाद तुम लोग को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव या एक आइडियल गर्भ निरोधक क्या होता है? ठीक है, क्या के तरीके हैं गर्भ निरोधन के? ठीक है, देखो गर्भ निरोधक जो आइडियल है, ठीक है, जैसे आइडियल के बारे में पढ़ते हो ना फिजिक्स में, आइडियल गैस ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, तो आइडियल गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ो आज। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है सर, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। लीस्ट या नो साइड इफेक्ट्स, ये एल है। ठीक है, लीस्ट या नो साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, साइड इफेक्ट आए तो कम आना चाहिए। ठीक है, और शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर। ठीक है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। चलो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, गर्भ निरोधन के क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, देखो एक है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है बेटा, एक है तुम्हारा नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल। ठीक, दूसरा क्या है? बैरियर मेथड है। ठीक है बेटा, बैरियर मेथड है। ये देखो नाम याद कर लो पहले। ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, अभी सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, यूट्रस में इसको प्लेस किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, इनके बारे में तो बता दिया हूं। ठीक है, इंजेक्टेबल्स, ठीक है, मतलब जिनको इंजेक्शंस के थ्रू दिया जा सके। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? उनको शरीर में स्किन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? इम्प्लांट्स। और लास्ट में क्या है? सर्जिकल मेथड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके नहीं। ठीक है, ये 7 कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। गर्भ निरोधन के 7 तरीके अवेलेबल है। अब चलो सबके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड में बेटा 3 तरीके हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के कितने? 7 तरीके हैं। अब उसमें नेचुरल मेथड्स में 3 तरीके हैं। क्या है? एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो याद करो बेटा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था डे 11 टू डे 18। ठीक है, मैंने 18 बताया था, एनसीईआरटी बुक में 17 लिखा हुआ है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। कब होता है? 14वें डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो उससे 3 दिन पहले और उससे 3 दिन बाद तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड इसमें करते क्या है कि इतने से इतने दिन के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, सेक्स नहीं करते इतने दिन के बीच में, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, ये एक मेथड हो गया नेचुरल मेथड। दूसरा मेथड है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या करते हैं बेटा कि इजैकुलेशन के पहले, ठीक है, इजैकुलेशन के पहले, बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है, बिफोर इजैकुलेशन पेनिस को जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि क्या हो? ताकि इजैकुलेशन फीमेल के वजाइना में ना हो। यूएस, ठीक है, इंटरप्टस, ठीक है, ठीक है, ताकि इजैकुलेशन जो है वो वजाइना में ना हो और सीमेन का डिस्चार्ज, ठीक है, सीमेन का डिस्चार्ज वजाइना के अंदर ना हो। जब सीमेन नहीं निकलेगा तो स्पर्म्स भी नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लास्ट में एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें थोड़ा समझना, इसमें बेटा थोड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता था, ठीक है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बेटा बढ़ा रहता था, ठीक है, अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाता कौन था? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जब तक ये लेवल बढ़ा रहता था तब तक मेंसेस नहीं होता था, या तब तक पीरियड्स, ठीक है, तब तक पीरियड्स नहीं आते थे। तो क्या होता है, जब एक बार प्रसव हो जाता है, मतलब एक बार जब शिशु पैदा हो जाता है, जब एक बार पार्चुरेशन हो जाता है, एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है बेटा, तो क्या होता है फिर उसके बाद क्या होगा? जो शिशु आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? माँ का दूध पिएगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है बेटा कि जब तक बेबी जो है, शिशु जो है, जब तक वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है, ठीक है, जब तक सिर्फ माँ के दूध पे रहता है वो, ठीक है, जो शिशु है, तब तक उस टाइम तक क्या होता है बेटा कि एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका अमाउंट, ठीक है, फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहता है। और जब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेटा बढ़ा रहेगा तब तक मेंसेस नहीं होगा या तब तक पीरियड्स नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक जो शिशु है, जब तक वो माँ का दूध पी रहा है, मतलब जब तक वो लैक्टेशन में है, ठीक है, तब तक पीरियड्स नहीं होते, और तब तक पीरियड्स नहीं आएंगे मतलब कि ओवम का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो तब तक आप नेचुरली सेक्स कर सकते हो और कोई भी बेटा तब तक, ठीक है, तब तक कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये जो मेथड है, ठीक है, ये सिर्फ पार्चुरेशन के 6 महीने तक ही इफेक्टिव होता है। उसके बाद फिर से क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा गिरने लगता है, ठीक है, और मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल मेथड्स में 3 है, एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, और एक है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। अब देखो बेटा नेचुरल मेथड्स के बारे में मुझे यही चीज बतानी है, क्योंकि नेचुरल मेथड्स जो है, ठीक है, इनका फेलियर रेट बहुत हाई होता है, ठीक है, नेचुरल मेथड्स में फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेचुरल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन को, ठीक है, नेचुरल मेथड्स जो है कॉन्ट्रासेप्शन के, ये फर्टिलाइजेशन को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में भी फेलियर के चांसेस रहते हैं, इस मेथड में भी फेलियर के चांसेस और इस मेथड में भी फेलियर के चांसेस हैं, ठीक है। तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं इसी मेथड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बैरियर मेथड्स, ठीक है, देखो बैरियर मेथड्स जो है वो 4 है मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। क्या है, एक हो गया कॉन्डम, ठीक है, उसके अलावा क्या है, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं और वॉल्व्स हैं, ठीक है। तो देखो ये 4 मेथड्स हैं, ये सब बैरियर मेथड्स है। बैरियर मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, बैरियर मेथड इस चीज पे काम करता है कि स्पर्म, ठीक है, और ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने के चांसेस को बीच में अगर हम कोई बैरियर लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब देखो कॉन्डम जो है वो मेल्स के लिए अवेलेबल है, फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। मेल के लिए मेल कॉन्डम बोलते हैं या सिर्फ कॉन्डम बोलते हैं, एंड फीमेल्स में फीमेल कॉन्डम को फेमिडोम बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, रबर या लेटेक्स शीट से बना होता है, ठीक है। और कॉन्डम के बारे में सबसे खास बात क्या है, ठीक है, कि एसटीआई और एड्स, एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शंस या एड्स, ठीक है, इन दोनों से बचाता है। एड्स का फुल फॉर्म तो जानते होगे, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। डिस्पोजेबल का मतलब क्या बेटा, ये डिस्पोज किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक कैटेगरी। इसके बाद देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में देखो एक ही चीज बता देता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम है, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व्स, इन तीनों में बेटा कॉमन चीज ये है कि ये तीनों फीमेल्स के लिए होते हैं, ठीक है। ये तीनों किसके लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं। कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स, इनका मेन पर्पस क्या है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे यूट्रस अगर ये, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यहाँ पे सर्विक्स, उसके बाद फिर वजाइना, तो सर्विक्स को कवर करने के काम आता है, ठीक है, ताकि यहाँ से स्पर्म की एंट्री ना हो सके आगे और यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स, ये तीनों सर्विक्स को कवर करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ये भी रबर के बैरियर्स हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं बेटा। कॉन्डम्स क्या है, डिस्पोजेबल है, मतलब सिंगल यूज है, ठीक है। लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स, ये सब क्या है, रीयूजेबल है, ठीक है। देखो कॉन्डम में क्या है, फेलियर रेट बहुत कम होता है, लेकिन इनमें थोड़ा चांसेस हाई होता है, ठीक है। और देखो इसीलिए इनमें क्योंकि फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं। स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म को किल कर दें, ठीक है, उनको मार दें, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ठीक है, जेलीज और फोम्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो इनके साथ यूज किया जाता है इनको, ताकि क्या हो सके, ताकि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के साथ, जेलीज के साथ, फोम्स के साथ क्या होगा, स्पर्म्स जो है किल हो जाएंगे, ठीक है, स्पर्म्स की मृत्यु हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इनका जो फेलियर रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा इसके बाद एक आता है आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जिनको हम आईयूडी बोलते हैं, ये होता क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या डिवाइस होता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, यूट्रस में या सर्विक्स में, यूट्रस में या सर्विक्स में इसको प्लेस करता है, ठीक है, इसको रख दिया जाता है। कौन करता है, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है। इंक्रीज फैगोटाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस, ये क्या होता है,
फैगोसाइटोसिस स्पर्म्स का यूट्रस में बढ़ा देती है। फैगोसाइटोसिस मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज है, कोई भी लिविंग सेल है, ठीक है, अगर उसको कोई चीज मार दे रही है, ठीक है, उसको डिसरप्ट कर दे रही है, उसी को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस स्पर्म्स का बढ़ा देता है यूट्रस में। और क्या होता है बेटा, इनमें कॉपर आयंस होता है। ठीक है, अच्छा देखो सीमेन में क्या होता था, सीमेन में होता था कैल्शियम आयंस। ठीक है, सीमेन में होता था कैल्शियम आयंस जो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता था। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कॉपर आयंस होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी घटा देता है। डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मतलब कि क्या बेटा, कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी को, मतलब कि स्पर्म क्या करेगा, ओवम को आके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, पेनिट्रेट करता है जोना पेलिसुडा की लेयर को, तो ये सब वाली जो कैपेसिटी है उसकी वो कम हो जाती है कॉपर आयंस की वजह से। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज बेटा क्या करते हैं, यूट्रस को, देखो यहां लिखा हुआ है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। इसका क्या मतलब है, देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कई तरह के होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, उनको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि काम कैसे करते हैं। फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म का, कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी घटा देता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी घटा देता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करता है, ये सारी चीजें तो करता ही है, देखो इन एडिशन लिखा हुआ है, मतलब इन सारी चीजों को तो ऐड करके इन एडिशन क्या करता है, यूट्रस को जो है, यूट्रस में क्या होता है बेटा, यूट्रस में फंडस रीजन पे आके इंप्लांटेशन हो जाता है, यहीं पे आके ओवम लग जाता है। ठीक है, तो यूट्रस को इंप्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है, मतलब यहां पे इंप्लांटेशन नहीं होने देता, ऐसी कंडीशन बना देता है यूट्रस में ताकि इंप्लांटेशन ना हो सके। ठीक है, ये करता है। इसके अलावा क्या करता है, सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, मतलब कि सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स में ऐसे कंडीशंस बना देता है ताकि स्पर्म्स जो है उनकी हॉस्टाइल हो जाए। ठीक है, हॉस्टिलिटी हो जाए, मतलब वहां पे वो किल हो जाए। ठीक है, उनके लिए बहुत अनसुटेबल कर देता है। तो मतलब इंप्लांटेशन भी रोक रहा है, स्पर्म की मोटिलिटी भी घटा रहा है, ये सारी चीजें कर ही रहा है, उसके अलावा इंप्लांटेशन भी रोक रहा है। ठीक है, अब देखो ये तीन नाम है आईयूडीज जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, आईयूडीज बेटा, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस तीन तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल क्या है, लिप्स लूप्स। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग में एग्जांपल क्या है, CUT CU7 मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग में दो नाम है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो देखो बेटा ये नाम आपको याद होने चाहिए। देखो कॉपर रिलीजिंग वालों के नाम तो आप हमेशा से याद कर लोगे, CUT CU7 और मल्टीलोड 375। ठीक है, ये तो याद हो जाते हैं। कंफ्यूजन होता है हार्मोन रिलीजिंग में और नॉन मेडिकेटेड में। ठीक है, यहाँ का नाम वहां, वहां का नाम यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो देखो नॉन मेडिकेटेड में क्या है, लिप्स लूप्स है। ठीक, हार्मोन रिलीजिंग में देखो प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो वहीं से आ गया प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है तो वहीं से आगे प्रोजेस्टासर्ट एक नाम हो गया। ठीक है, और एक दूसरा नाम है LNG-20, ये होता है लेवोनोस्टेरॉल। ठीक है, लेवोनोस्टेरॉल ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो देखो लेवोनोस्टेरॉल क्या होता है, लेवोनोस्टेरॉल भी बेटा एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग वाले में याद करो कि दोनों का नाम में कहीं ना कहीं हार्मोन आएगा, एक में प्रोजेस्टेरॉन आएगा, एक में लेवोनोस्टेरॉल आएगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग में आ गए, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको क्या बोलते हैं, OCP। ठीक है, अभी तक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पढ़ा, अब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है बेटा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के साथ होता है, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हो सकता है या प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है। ठीक है, देखो NCERT में प्रोजेस्टेरॉन की जगह प्रोजेस्ट्रोजन लिखा हुआ है, दोनों सेम ही चीज है, इसीलिए मैंने हर जगह प्रोजेस्ट्रोजन कर दिया। ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, पिल्स। पिल्स मतलब छोटी छोटी गोलियां, उनको बोलते हैं पिल्स। ठीक है, अब देखो इनको लेने का तरीका क्या है, इनको 21 दिन के लिए लिया जाता है लगातार। ठीक है, 21 दिन के लिए लगातार लिया जाता है और 7 दिन के लिए नहीं लिया जाता। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की चलती है, 28 दिन की। ठीक है, तो 21 दिन तक लगातार लिया जाता है और 7 दिन नहीं लिया जाता। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कब करते हैं, देखो मान लो मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना दिन के लिए चलता है, 3 से 5 दिन का।
ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन का चलता है। तो इसी बीच में, ठीक है, इसी पहले 5 दिन में, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज, ठीक है बेटा, पहले के 5 दिन में इनको लेना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट 5 डेज से लेना स्टार्ट कर देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और 21 दिन तक लगातार लेते हैं। फिर 7 दिन के लिए नहीं लेते, गैप ऑफ 7 डेज, ठीक है, गैप ऑफ 7 डेज मतलब 7 दिन के लिए नहीं लेते हैं, और इसी टाइम में मेंसेस होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है। 7 दिन के लिए छोड़ देते हो बेटा, उसी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करता है? देखो, पहले तो ये ओव्यूलेशन रोकता है, ठीक है, ओव्यूलेशन रोकता है। उसके अलावा क्या करता है, इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, ठीक है। ऑल्टर सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स का एरिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, वहां पे जो म्यूकस है उसका ऑल्टरेशन कर देता है वहां पे, मतलब जैसा नॉर्मल म्यूकस है उस तरह का म्यूकस नहीं रहता, उसमें कुछ चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म की एंट्री को है वो कम कर देता है या रोक देता है, ठीक है, रोकता है या रिटार्ड कर देता है स्पर्म की एंट्री को। मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 तरीके से काम करता है। कैसे कैसे? ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकता है, ठीक है, और क्या करता है, तीसरा काम करता है कि सर्विक्स में जो म्यूकस है उसको ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए, स्पर्म वहां तक पहुंच ना पाए, ठीक है। तो ये हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगला जो आपका है, ठीक है, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में एक पॉइंट और है कि इसमें सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और ज्यादा इफेक्टिव होता है, और फीमेल्स के द्वारा बहुत ज्यादा ये वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके बाद देखो सहेली के बारे में हमने पढ़ा था, सहेली के बारे में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, CDRI ने डेवलप किया था इसको। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। लेकिन देखो नॉर्मल पिल्स जो है बेटा उसमें प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, या प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन दोनों है, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन है ये सब क्या है पता है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है। क्या है बेटा ये सब क्या है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, ठीक है। लेकिन जो सहेली है ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट और कम होता है, और ये वंस अ वीक पिल है, मतलब सप्ताह में सिर्फ एक बार लेना होता है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है, मतलब इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है नॉर्मल पिल्स के कंपैरिजन में। सबसे खास बात, इंडिया में डेवलप हुआ है, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स, ठीक है, मतलब इंजेक्शंस की बात कर लो या इम्प्लांट्स की बात कर लो, तो इनका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तरह ही है, ठीक है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन या इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके जो काम करने का तरीका है बेटा ये बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही है। मतलब यहां पे भी या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले होगा या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन साथ में हो सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स, और इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत ज्यादा होता है। देखो क्या होता है, या तो इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, महीने भर के लिए, 2 महीने 3 महीने तक के लिए, तब तक कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी का, ठीक है। या जो इम्प्लांट्स आता है, ठीक है, उनको क्या करता है, मतलब स्किन को थोड़ा सा यहाँ पे कट किया जाता है, ठीक है, किसी भी एरिया में, और 4-5 माचिस के तीलियों के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनको शरीर के अंदर स्किन के जस्ट नीचे इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये थोड़े अमाउंट पे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन साथ में रिलीज करते रहते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स नहीं आते, ठीक है, और ये अपना काम करते रहते हैं। इस तरह से हार्मोन्स का लेवल बढ़ा रहता है बॉडी में, फीमेल के मेंसेस नहीं होता और ओव्यूलेशन भी नहीं होता उसके बाद, और इस तरह से ये क्या है, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। और इम्प्लांट्स नॉर्मली जो है बेटा, इम्प्लांट्स जो है वो 3 से 5 साल तक काम करते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल्स जो है वो कुछ महीनों के लिए होते हैं, कुछ साल तक के लिए भी हो सकते हैं। इम्प्लांट्स आपके बहुत देर तक काम करते हैं, ठीक है। इसी में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, क्या, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में क्या बात है बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, अगर मान लो किसी फीमेल का रेप हुआ हो, ठीक है, मतलब सेक्स क्राइम हुआ हो, ठीक है, रेप हुआ हो, या मान लो कोई ऐसी प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो अनवांटेड थी, ठीक है, अचानक से, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है, ठीक है। इनके पिल्स ले सकते हैं या आईयूडीज, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब 2 काम कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम पे, हम या तो पिल्स ले सकते हैं, ठीक है, एज अ डॉक्टर हम पिल्स दे सकते हैं,
या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो रास्ते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, लेकिन ये इफेक्टिव जो होते हैं इनको 72 घंटों के अंदर ही करना होता है। ठीक है, 72 घंटों के अंदर ही अगर आपने रोक दिया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देके, तभी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, फिर आगे चल के अबॉर्शन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक रोक लिया तो यहां तक पिल से या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से ही हम काम कर सकते हैं। अब देखो लास्ट में है आपका, लास्ट में जो है वो स्टेरिलाइजेशन, या जिसको क्या बोलते हैं सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड ये क्या है? टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मतलब लास्ट, एकदम एंड मेथड, मतलब एक बार सर्जरी करवा लिया या स्टेरिलाइजेशन करवा लिया, तब इसके बाद इसका रिवर्सिबिलिटी, मतलब आप दोबारा से अगर चाहो कि आप फर्टाइल हो पाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, ये टर्मिनल मेथड है। ठीक है, गैमीट ट्रांसफर ब्लॉक, ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? गैमीट का ट्रांसफर, मतलब कि टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्म आगे जाएगा, वास डिफरेंस से जाएगा, तो उसके अगर ट्रांसफर को रोक दिया, या ओवम जो है वो कहां से बनेगा, ओवरी से आगे जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, उसको आगे जाने से रोक दिया। मतलब कि क्या है, गैमीट का ट्रांसफर को रोकने के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, मेल्स में बेटा इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, फीमेल्स में इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मेल्स में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को, ठीक है, वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर दिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों एंड को बांध देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अगर मान लो ये टेस्टिस से आ रहा था तो स्पर्म इसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को भी काट के टाई कर देते हैं। ठीक है, कट करके टाई कर देते हैं, ताकि अगर मान लो ये ओवरी था, यहां से ओवम निकल रहा था, ओवम जा रहा था, ये आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेल्स में इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, फीमेल्स में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मेल्स में वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पे जो इंसीजन लगाते हैं, मतलब वास डिफरेंस को कट करके ये सर्जरी करने के लिए जो इंसीजन, जिसको बोलते हैं चीरा, कहां पे लगाते हैं, स्क्रोटम पे लगाते हैं। ठीक है, और फीमेल्स में कहां पे लगाएंगे, या तो एब्डोमेन में लगाते हैं या वजाइना के थ्रू ये सर्जरी की जाती है। ठीक है, अब देखो आखिरी पॉइंट है इसके बारे में कि हाईली इफेक्टिव। ठीक है बेटा, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ठीक है, मतलब दोबारा से अगर आप चाहो, एक बार अगर वैसेक्टोमी हो गया या एक बार ट्यूबेक्टोमी हो गया, तो आप दोबारा से चाहो कि हम फिर से इसको जोड़ सकें, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल भी है तो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर किसी की वैसेक्टोमी हुई है, ठीक है, अगर किसी मेल की वैसेक्टोमी हुई है तो सीमेन डिस्चार्ज होगा? ठीक है, सीमेन आएगा? तो बोल देना हाँ, सीमेन का डिस्चार्ज होगा, लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही बात की जाता है अगर मान लो कोई फीमेल, उसकी ट्यूबेक्टोमी हुई हो, ठीक है, अगर किसी फीमेल की ट्यूबेक्टोमी हुई हो तो उसको मेंसेस होंगे, ठीक है, पीरियड्स होंगे? तो बोल देना हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन तो होगा बेटा, ओव्यूलेशन होगा, बस ये जो आगे जाके फर्टाइल नहीं हो पाएगा तो उसके बाद मेंसेस तो होगा ही। ठीक है, मेंसेस तो हो गए, पीरियड्स तो आएंगे ही, लेकिन ये जो आगे गैमीट जो है ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चलो ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखो नोजिया आ सकता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, इस सब का मतलब क्या बेटा, देखो नोजिया हो सकता है। ठीक है, नोजिया मतलब क्या है कि ऐसे थोड़ा उल्टी जैसा लगना, ठीक है, खराब फील करना, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब क्या है बेटा कि जब मेंसेस है उस टाइम पे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहे, मतलब ब्लीडिंग होते रहे, ब्लीडिंग रुके ही ना। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब कभी मेंसेस जल्दी आ गए, कभी लेट से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। या कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है बेटा, ठीक है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने के ये सारे आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान दो बेटा, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसके लिए हैं? फीमेल्स के लिए, जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस फीमेल्स के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो भी फीमेल्स के लिए, सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, या इंजेक्टेबल्स हैं, ये भी फीमेल्स के लिए हैं। ठीक है, तो बेटा फीमेल्स में अक्सर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि फीमेल्स को हम ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। ठीक है,
इसलिए ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स जो है या तो वो सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेल्स के लिए अभी कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अभी साइंटिफिकली काम चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है। अब मेल्स के लिए भी जल्दी ही, ठीक है, मार्केट में मेल्स के लिए भी पिल्स आने लगेंगे, ठीक है। अभी ये ऑनगोइंग रिसर्च है, बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में इसके बारे में रिसर्च चल रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग माय कॉलेज, ठीक है, मेरे कॉलेज में भी। तो बेटा ये ऑनगोइंग रिसर्च है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में 5 से 5-10 साल बाद हमें मेल्स के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी ज्ञानवर्धक बातें थी, मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एमटीपी, या जिसको क्या बोलते हैं, अबॉर्शन, ठीक है। इसको डायरेक्टली अबॉर्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, बच्चा गिरना, ठीक है। अब देखो एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, और एक है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। दोनों में अंतर क्या है? देखो बेटा ये जो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, ये अगर मान लो एक्सीडेंटली हो गया, मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट थी, ठीक है, अभी मान लो इनिशियल स्टेजेस थे, मान लो उसकी प्रेगनेंसी को भी 1 मंथ हुआ था, ठीक है, कहीं अचानक से वो गिर जाती है, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा गिर जाता है या टर्मिनेट हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे एक्सीडेंटली बच्चा अबॉर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है बेटा जहाँ पे हम चाहते हैं फीमेल या उसकी फैमिली या मतलब दोनों, बेटा फादर मदर दोनों चाहते हैं कि हमें ये चाइल्ड नहीं चाहिए, ऐसे को बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो खुद ब खुद अपने आप एक्सीडेंटली हो सकता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब आप चाहते हो कि आप बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। 45 से 50 MTP जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन 45 से 50 मिलियन हर साल होते हैं, ठीक है। मतलब ये दुनिया भर का डेटा है, सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे विश्व भर में, मतलब पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन MTP हर साल होता है बेटा, ठीक है, जो कि टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 है, मतलब 1/5वां भाग है, मतलब कि 20% जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से 45 से 50 मिलियन, सॉरी, टोटल प्रेगनेंसी जितनी भी हैं उनमें से 20% प्रेगनेंसीज को MTP करवा दिया जाता है, मतलब टोटल 45 से 50 मिलियन MTP हर साल करवाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया कब? 1971 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1971 में गवर्नमेंट ने इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया, ठीक है, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा के। क्यों? अमीनो सिंथेसिस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को बताया, थोड़ी देर क्या 1 घंटा हो गया, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस के बारे में बेटा मैंने तुम लोग को बताया कि यहां से अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है तो उसके बाद MTP करवा के फीमेल अगर चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज तो किया 1971 में, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा के, ठीक है। और 2017 में इस एक्ट को अमेंड भी किया गया। अमेंड मतलब इसमें चेंजेस लाए गए, ठीक है। क्या क्या चेंजेस लाए गए कि अगर मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 12 वीक्स जिसको बोला जाता है, तब तक तो जो है बेटा MTP जो है वो सेफ मानी जाती है, ठीक है। और MTP तभी करवा सकते हैं जब मान लो प्रेगनेंसी जो है अगर उसको कंटिन्यू होता है उस बच्चे में, ठीक है, या तो मान लो इमरजेंसी केस है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जैसे मान लो अगर रेप केसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो जो प्रेगनेंसी है वो बच्चा जो पैदा होगा वो ऐसा बच्चा है जो आगे चल के उसका डेथ होना कंफर्म है, ठीक है, ऐसा केस है। या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके पैदा होने से मदर की लाइफ पे अगर कोई थ्रेट है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में MTP को फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स तक, पहले 3 हफ्तों तक लीगलाइज किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, अगर मान लो बेटा 6वें महीने तक, चौथे से 6वें महीने तक अगर मान लो कोई प्रेगनेंसी है उसको MTP करना है, ठीक है। ऐसे में क्या है कि पहली बात तो जो रीजंस हैं, ठीक है, अबॉर्ट करने के रीजंस है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और 3 में से 2 डॉक्टर इस बिलीफ में होने चाहिए, मतलब ये मानने चाहिए, 3 में से 2 डॉक्टर की सहमति होनी चाहिए इस बात पे कि जो प्रेगनेंसी अगर वो कंटिन्यू होगी तो मदर के लिए या खुद जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी लाइफ के लिए आगे चल के थ्रेट है, तभी चल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी जो है उसको किया जाएगा,
ठीक है। सेकेंड मंथ का ट्राइमेस्टर जो है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एमटीपी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और आगे चल के सेफ भी नहीं है, ठीक है, मतलब सेफ भी नहीं है, मदर के लिए सेफ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब तक जो है वो फीटस की ग्रोथ बेटा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो एमटीपी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। चलो अब देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, मतलब वो बीमारियां जो सेक्स के थ्रू फैलती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। इनके लिए देखो दूसरा नाम है एक और एक तीसरा नाम भी है। एक दूसरा नाम है वेनेरल डिजीजेस जिसको हम वीडी बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आरटीआईज, क्या बोलते हैं इसको आरटीआईज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या वेनेरल डिजीजेस, ठीक है। अब देखो इतनी बीमारियां हैं तुम्हारे सामने, सबका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मैं लिख देता हूं, ठीक है बेटा, सबका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ क्या सकता है, आता है और आगे भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फेमस क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। ये देखो गोनोरिया का के लिए क्या है, निस्सेरिया गोनोरी, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। साइफिलिस के लिए है ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है। जेनाइटल हर्ब्स के लिए हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। क्लैमाइडियासिस के लिए ट्रैकोमोना क्लैमाइडियासिस, ट्रैकोमोना क्लैमाइडियासिस, CHLAMYDIASIS, ठीक है। देखो ये साइंटिफिक नेम है इसलिए इसको फॉलो करना, ठीक है, अंडरलाइन करना, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ड्स के लिए है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस के लिए है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनियासिस के लिए है ट्राइकोमोनास, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और एड्स जिसका फुल फॉर्म तो जान रहे हो, उसके लिए है एचआईवी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है बेटा। क्या चीजें हैं, गोनोरिया के लिए निस्सेरिया गोनोरी, साइफिलीज के लिए ट्रेपोनीमा पैलिडम, जेनाइटल हर्ब्स किसकी वजह से होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, ये नाम याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स हैं सबके। क्लैमाइडियासिस के लिए ट्राइकोमोना क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्राइकोमोनियासिस के लिए ट्राइकोमोनास, हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है, और एड्स के लिए एचआईवी, ठीक है। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तुम्हारे सामने, सब याद कर लेना इसको, ठीक है। ट्राइकोमोनास के लिए बस ट्राइकोमोनास याद रखो, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस के लिए सेकंड नाम मत याद रखो, ठीक है, क्योंकि काफी वायरस हो सकते हैं, मतलब काफी ग्रुप है, ये काफी बड़ा ग्रुप है, कई सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। चलो अब देखो काम की चीज क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारे लिए जानना, कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और एचआईवी जो है बेटा, ये सिर्फ सेक्स के थ्रू तो फैलता ही है, मतलब बाकी जो डिजीज हमने डिस्कस किए वो सेक्स के थ्रू तो फैलता ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ये और तरीकों से फैलता है। कैसे, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट था, उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया और तुम्हें अगर वो लगा दिया गया तो तुम्हें भी एचआईवी हो जाएगा, तो बच के रहो। इसलिए देखो इंजेक्शन नीडल्स जो है वो सिर्फ वन टाइम यूज होते हैं, सिंगल टाइम यूज होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी आ सकता है। अगर मान लो मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स, ठीक है, मतलब जो लोग बेटा इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, अपनी वेन्स में डायरेक्टली ड्रग्स को इंड्यूस करते हैं, ठीक है,
ऐसे लोग क्या करते हैं, बार बार सेम नीडल यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लो उसमें से किसी एक को भी अगर गलती से HIV इन्फेक्शन था, ठीक है, या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन था, ठीक है, तो वो सारों को फैल जाएगा जो भी उस नीडल से ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है, अगर मान लो ब्लेड है, ठीक है, मान लो आप सैलून पे गए, ठीक है, वहां पे अगर मान लो जो बार्बर है, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल है वहां पे, अगर मान लो वो एक ही ब्लेड बार बार यूज कर रहा है, ठीक है, एक ही ब्लेड बार बार यूज कर रहा है, और उसमें से अगर मान लो किसी को HIV था, ठीक है, तो वो उसी ब्लेड से आपको भी यूज करेगा, ठीक है, तो HIV फैल सकता है। और पता है बेटा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात तुमको बताता हूं, जब भी अगर मान लो किसी इंसान को HIV हो जाता है, ठीक है, या ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिससे पता है कि उसके वो अगले 5 साल बाद मरने वाला है, ठीक है, तो ऐसे में एक क्या बोलूं मैं, ठीक है, एक स्टडी की गई थी, उसके बाद पता चला था कि ऐसे इंसान में फिर एक टेंडेंसी आ जाती है कि फिर वो दूसरे इंसानों से नफरत करने लगता है। अगर मान लो आपको पता चल जाए कि आपकी डेथ होने वाली है, ठीक है, अगर आपको पता चलेगा कि अगले 5 साल बाद आप मरने वाले हो, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको चिढ़ होने लगेगी बाकी इंसानों को देख के, ठीक है, और आप लोगों की, दूसरों की जिंदगी को देख के आप खुद परेशान होने लगोगे, और आप उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट क्या होगा कि आपका मन, ठीक है, लोगों की दूसरे की खुशी जिंदगी देख के आपको बहुत अंदर से बुरा लगेगा। ठीक है, और उसमें कोई आपकी गलती नहीं, ऐसा साइकोलॉजिकली है। ठीक है, बहुत से HIV पेशेंट्स में जिन्हें एड्स हो गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो बेटा ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं ना, वो जानबूझ के ऐसी जगहों पे जाते हैं और वो अपने ब्लड को ऐसे जगह पे रिलीज करते हैं ताकि वो और लोगों का HIV फैला सके। ठीक है, बहुत ही सीरियस चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कुछ ऐसे सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा सिनेमा हॉल है जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, या जहां ज्यादा साफ सफाई नहीं होती, ऐसे सिनेमा हॉल्स में ये लोग क्या करते हैं कि अपना ब्लड प्रिक करके, ठीक है, क्योंकि उनके ब्लड में HIV वायरस है, ठीक है, तो ऐसे ब्लड किसी पिन को पिक करके वो सीट्स में उसको रख देते हैं, कहीं ऐसी जगह रख देते हैं, ठीक है, ताकि किसी और इंसान उसके कांटेक्ट में आए और उसको HIV फैले। ठीक है, ऐसा करते हैं बेटा, और मतलब वो जानबूझ के ऐसे सैलून पे जाएंगे जहां पे उसको पता है कि वो जो वहां पे जो प्रोफेशनल है, जो बार्बर है, वो ब्लेड नहीं चेंज करता। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, फॉरेन में देखा गया है कि अगर कोई एक HIV पॉजिटिव पेशेंट हो जाता है, उसको पता है कि अगले 7 साल बाद, अगले 10 साल बाद वो मरने वाला है, तो वो बहुत सी ऐसी चीजें करता है जिससे वो बाकी लोगों को भी HIV फैलाता है। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है बेटा ना जो बहुत इजीली कम्युनिकेट होती है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, इस चीज को आप जरूर से ध्यान रखना। कहीं भी आप ऐसा जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपसे ब्लड को, ठीक है, आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ रही है, आपकी स्किन को पियर्स कर रही है, ठीक है, तो जरूर कॉशियस रहना और हमेशा देखो चौकन्ना होकर चलना ही चाहिए, आप कहीं भी रहो। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे भी मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद पता चला। ठीक है, जब मैंने पढ़ा, ऐसे केसेस मैंने पढ़े, तब मुझे ऐसा पता चला। और ये चीज तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि NCERT की बुक में इस चीज को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत जनरल अवेयरनेस के लिए चीज है, बहुत जरूरी चीज है ये, और पता होना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज बेटा, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, कि आप अगर किसी HIV पेशेंट से अगर कभी मिलते भी हो, ठीक है, तो आप उनसे देखना लाइफ के प्रति, ठीक है, जीवन के प्रति उनका जो एटीट्यूड है, आप जब उनसे बात करके देखोगे, मैंने डायरेक्टली ऐसा मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है, मेरा कभी ऐसा परिचय नहीं हुआ किसी से, लेकिन मैंने केसेस पढ़े, ठीक है, एंड केसेस पढ़ने के बाद बेटा मुझे पता चला कि जो उनकी साइकोलॉजी होती है लाइफ को लेकर, वो बहुत ही रिवर्स हो जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हो ना कि मतलब उन्हें घृणा होने लगती है इंसानों से, किसी की जिंदगी को देख के, तो वो चीजें आ जाती हैं उनमें और वो ऐसा करने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज से बच के रहना। तो थोड़ा ज्ञानवर्धन हो गया तुम्हारा, चलो अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, ठीक है, और HIV इन्फेक्शन, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारियां। ठीक है, नॉन क्योरेबल, मतलब कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, जेनाइटल हर्प्स का इन्फेक्शन हो जाता है या HIV का इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, तो उसका मरना तय है। ठीक है, उसका मरना तय है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शंस, ये तीनों कैसे डिजीज है बेटा, ये तीनों नॉन क्योरेबल है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो किसी को बेटा अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या उसको वेनेरल डिजीज, ये तीनों में से, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं, देखो नॉर्मली अर्ली सिम्टम्स, जो शुरुआती लक्षण आते हैं वो माइनर होते हैं। ठीक है, माइनर मतलब छोटे हैं। ठीक है, कैसे होते हैं सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स कैसे होते हैं, इचिंग होगी, देखो खुजली होगी,
ठीक है। और सबसे अच्छी बीमारी पता क्या है? खुजली है, ठीक है। सबसे अच्छी बीमारी कौन सी होती है पता है? खुजली। जब मन किया खुजाते रहो, ठीक है। और देखो रिलीफ मिलता है खुजली के साथ। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? खुजली के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज बेटा ये है ना कि जब तक करते रहो ना तब तक आराम मिलते रहता है, ठीक है। तो लोग उसको बीमारी की तरह ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है। जब तक उन्हें समझ में आता है कि बीमारी का रूप ले चुका है तब तक तो बात बहुत बढ़ चुकी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं भी अगर इचिंग स्टार्ट हो बॉडी में, ठीक है, अब नॉर्मली 2-3 सेकंड की इचिंग है तो अलग चीज है, ठीक है। ये नहीं कि अगर इचिंग होने लगी बॉडी में तो तुरंत समझ गए कि बीमारी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली इचिंग होती है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे कंटिन्यूअस बार बार इचिंग करने की अर्ज आ रही है ना, बार बार मन कर रहा है कि वहां पे खुजली की जाए, ठीक है, तो समझो अगर बार बार अर्ज आ रही है मतलब हर 5-10 मिनट बाद इचिंग हो रही है और तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें रिलीफ मिल जा रहा है उस टाइम पे, इसका मतलब समझ जाना कि कोई ना कोई दिक्कत है। अब ये मत समझ आना कि एसटीआई हो गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नॉर्मल फंगस डिजीज हो सकता है, ठीक है, कुछ आपके इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इचिंग मैं बोल रहा हूं ना सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है इस बीमारी को, लेकिन तुम मत इग्नोर करना, ठीक है। क्या पता तुमको एसटीआई हो, ठीक है। तो इचिंग है नॉर्मल, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत पस बने और थोड़ा सा फ्लूइड्स निकले, ठीक है। स्लाइट पेन, ठीक है, हल्का बहुत पेन हो सकता है और स्वेलिंग्स हो सकती है, ठीक है, सूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो अर्ली सिम्टम्स हैं एसटीआई के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बेटा। ये सारे क्या हैं? अर्ली सिम्टम्स। और देखो अर्ली सिम्टम्स, अगर मान लो किसी को अर्ली सिम्टम्स आते भी हैं तो अपने घर परिवार में बताने में सोशल स्टिग्मा मतलब क्या है? या तो वो सोचता है, और नॉर्मली सभी सोचते हैं, ठीक है, सोशल स्टिग्मा होता है कि उनको डर लगता है बताने में, समझने में, समझाने में, ठीक है। तो सोशल स्टिग्मा की वजह से क्या होता है ना, धीरे धीरे बीमारी क्या है वो बढ़ते रहती है, ठीक है। देखो सबसे बीमारी जो है ना, अगर मान लो आपको कोई बीमारी हुई, अगर उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए ना तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। बीमारी हो जाना बेटा कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी एक बॉडी है, एक मशीन ही है, ठीक है, कंटिन्यूअस यूज करते रहोगे तो वियर एंड टियर आएगा, कुछ ना कुछ खराब होगा, बीमारियां होंगी। उसको सही टाइम पे ठीक करा लेना, सही टाइम पे उसका इलाज कर लेना सबसे अच्छी चीज होती है। जितना लेट करोगे उतना वो खराब होते जाएगा, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स जैसे आए उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, तुरंत ही इलाज करना है, अपने नजदीकी अस्पताल में जाके उसके लिए तुरंत इलाज लेना है, ठीक है। नहीं तो अगर सोशल स्टिग्मा में रह गए, ठीक है, समाज के डर में, घर परिवार के डर में रह गए बातों में, ठीक है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो अबॉर्शंस हो सकता है, फीमेल के केस में हो सकता है अबॉर्शन हो जाए, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो जाए जिनको हम बोलते हैं पीआईडी, ठीक है बेटा। अब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस मतलब क्या है? देखो जब फर्स्ट सेकंड लेक्चर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर ये किसी का टॉर्सो है, एब्डो, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या था? थोरैक्स था, ठीक है, फिर था एब्डोमेन, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बताई थी हड्डी का ऐसे जो गढ़ता है यहाँ पे उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, और इसके नीचे का जो रीजन होता है ये पेल्विस होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर पैर होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हाथ होंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है बेटा पेल्विस रीजन, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ सकती है और कई सारी बीमारियां हो सकती है, तो उनको मिला के हम एक साथ बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, पीआईडी, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? फीमेल्स में अबॉर्शन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है स्टिल बर्थ का? मतलब क्या है बेटा? मतलब कि जो शिशु पैदा हुआ है उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है मैं तुम लोगों को यहां पे समझाता हूं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, नॉर्मली बेटा देखो क्या है, ठीक है, आजकल मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बनता यार, ठीक है, देखो फिर अच्छा नहीं बन रहा है। नॉर्मली बेटा देखो क्या, अगर ये रीजन जो है ये फंडस रीजन है यूट्रस का, ठीक है, तो नॉर्मली यहां पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, नॉर्मली यहां पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यूट्रस की जगह, यूट्रस की जगह पर अगर किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाए, मान लो यहां पे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है,
फैलोपियन ट्यूब या जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है, मान लो सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है, अगर मान लो यूट्रस की जगह कहीं भी और इम्प्लांटेशन हो जाता है जाइगोट का या एम्ब्रियो का, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टिल बर्थ्स, एबॉर्शंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? इनफर्टिलिटी हो सकता है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, अलग अलग जगह पे आपको कैंसर भी हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, ठीक है, इसलिए समय से इलाज कराना जरूरी है। अब देखो, हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, मतलब कि बचाव जो है वो इलाज से हमेशा अच्छा होता है। देखो, एज ग्रुप 15 से 24, ठीक है, ये एज ग्रुप जो है बेटा, ये हाईली वल्नरेबल टू एसटीआई, मतलब सबसे ज्यादा खतरा 15 से 24 वर्ष के लोगों को है कि उनको एसटीआई होगा, ठीक है। अब देखो, अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलना, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम जो भी किताब पढ़ते हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो चैप्टर तुम्हारा खत्म होगा जहां पे, उससे जस्ट एक पेज पहले बेटा खोलना, ठीक है, और एज ग्रुप 15 से 24 में बारे में लिखा हुआ है कि वल्नरेबल है एसटीआई के लिए सबसे ज्यादा। वहां पे बेटा तुमको 3 पॉइंट लिखे होंगे, जिन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके तुम एसटीआई से बच सकते हो, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट बेटा पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना और एसटीआई से बच जाना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स पता है और मैं एसटीआई से बच के रहता हूँ। तुम्हारा काम है कि अगर तुमको एसटीआई से बचना है तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ठीक है, और फिर वापस आ जाना लेक्चर करने। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, आखिरी टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्या है बेटा? इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्या है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या, ठीक है, अगर मान लो किसी की शादी हो गई है, ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगले 2 साल तक, ठीक है, अप टू 2 इयर्स, ठीक है, अप टू 2 इयर्स, शादी के 2 साल बाद तक, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद 2 साल तक भी अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी नहीं हुई या पार्चुरेशन नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ किसी ऐसे कपल को, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी है, ठीक है। देखो, नॉर्मली जो है इंडिया में क्या है ना कि फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली जितनी भी इनफर्टिलिटीज होती हैं उसके लिए फीमेल पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में ऐसा देखा गया है कि मेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है, मेल्स इंडिया में ज़्यादा इनफर्टाइल है फीमेल्स के कंपैरिजन में। अब देखो, इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या क्या हो सकता है? फिजिकल रीजन हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब होता है बेटा बाई बर्थ, ठीक है, मतलब बर्थ से, जन्म से ही। कंजेनाइटल मतलब होता है बेटा बाई बर्थ, मतलब जन्म से ही दिक्कत है, ठीक है, कंजेनाइटल हो सकता है। डिजीजेस, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ड्रग्स, ठीक है, दवाइयां हो सकती हैं। अच्छा, ड्रग्स का मतलब तुम लोग बस ड्रग्स समझते हो क्या? ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, ड्रग्स का मतलब बस पाउडर नहीं होता है, ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयों की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत टफ दवाइयाँ हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे असर कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनफर्टिलिटी हो रहा है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं किसके लिए? इनफर्टिलिटी के लिए। अब देखो बेटा, इनफर्टिलिटी के लिए इतने रीजंस तो हैं, ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखो ये है कि सरकार ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जगह जगह पे खोले हुए हैं। देश में कई जगह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स चलते हैं, ठीक है, जो किस नाम से चलते हैं? इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स देश में हर जगह है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, मतलब कि गवर्नमेंटल भी है, नॉन गवर्नमेंटल भी है, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के नाम से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स देश भर में है, ठीक है। आप वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है, और उसका इलाज पा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इलाज, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, इनफर्टिलिटी में ना बहुत नॉर्मल सी चीजें भी होती हैं, ठीक है, कि मतलब किसी दवाई आप खा रहे थे, मान लो आप कोई दवाई रेगुलरली खा रहे थे, उसकी वजह से आपका स्पर्म का जो काउंट था वो कम हो गया था, ठीक है। तो आप जब जाओगे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, आप पता चल जाएगा कि इस दवाई की वजह से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस थी, ठीक है, जो शुक्राणु जनन था वो बहुत कम था, ठीक है, और उसको जब आप दवाई को खाना बंद कर दोगे तो फिर से स्पर्म काउंट कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और आपका ट्रीटमेंट हो गया वही।
तो देखो नॉर्मली जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे आपको नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हो सकता है, आपकी ऐसी लाइफस्टाइल थी कि आपका स्पर्म काउंट कम था, ठीक है, या फीमेल्स की ऐसी लाइफस्टाइल थी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं था जिसकी वजह से कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, ठीक है बेटा। तो इन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स वहाँ पे जो होते हैं वो उसको समझते हैं और आपको समझाते हैं और आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इन सब चीज़ों की वजह से भी या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे में क्या करें ताकि वो जो कपल है, जो जोड़ा है, ठीक है, उन्हें बच्चा पैदा हो सके, ठीक है। तो ऐसे में कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आर्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज आती हैं, गिफ्ट आता है, जिफ्ट आता है, कई चीज आता है, सबको मिला के बेटा एक साथ बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अगले स्लाइड में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से इनफर्टाइल कपल्स को हम चिल्ड्रन या पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी कंफर्म करा सकते हैं, बर्थ करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहली टेक्निक है। अब देखो यहां से समझना, क्योंकि कई सारे टेक्निक्स एक साथ आने वाले हैं, ठीक है, कई सारी चीजें एक साथ आने वाली हैं, ठीक है। देखो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में तुमने पढ़ा होगा पहले भी या समझा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं और तुम्हारे दिमाग का विकास कराता हूं, ठीक है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब क्या है बेटा, ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही बेबी बना लिए, ठीक है, इतना तो समझ रहे होगे, ठीक है। अब मेरे कांटेक्ट में आ गए हो, मेरे से पढ़ने लगे हो, तो बुद्धि का विकास तो हो ही रहा है हर क्लास में, ठीक है। अब इतना तो तुम लोग नॉर्मली समझ रहे हो ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा कि यहां पे फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है ये बाहर करवाते हैं, ठीक है। इन विट्रो मतलब होता है विट्रियस वर्ड से आया जिसका मतलब होता है ग्लास, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ पे, एम्पुला वाले रीजन में होता है, ठीक है सर, इतना तो पता है। अब मान लो कोई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ओवम रख दिया, ठीक है, ऊपर से सीमेंट डिस्चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है बेटा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या करने लगेगा, क्लीवेज करने लगेगा, ठीक है। क्लीवेज जो माइटोटिक डिवीजन होता है, एक तरह का माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं, क्लीवेज होने लगेगा, ठीक है। क्लीवेज के बारे में बेटा तो मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि N/C रेशियो बढ़ता है, ठीक है। अब अगर इसके बाद कोई बोलेगा सर N/C रेशियो के बारे में पता नहीं है या सर N/C रेशियो बढ़ता है या घटता है, ठीक है, तो कैमरा से निकल के आगे मारूंगा, ठीक है। इतना समझ जाना, N/C रेशियो क्या होता है, क्लीवेज में बढ़ता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और सही जब करके आओगे तब कोई पूछेगा कि किसने पढ़ाया था, ठीक है, तो मेरा नाम ले लेना वहां पे, बस, ठीक है। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। फ्री में बेटा इतने लेक्चर्स दे रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड जाने वाली है चैनल पे, ठीक है। अभी मैं बताऊं रात में, चलो टाइम नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन रात में वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज, ठीक है, भाई मेरा भी MBBS कॉलेज है, जिस टाइम पे मैं एंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है, जिस टाइम मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ, उस टाइम पे आके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ स्टूडियो में, ठीक है। तो अगर मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो तुम लोग इतना सेक्रीफाइस करो मेरे लिए कि पढ़ो बायोलॉजी जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा एक चीज़ है कि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ों को ढंग से पढ़ना, समझना और कंपटीशन क्रैक कर लेना, इस टाइम पे तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए बेटा, तुम्हारा जो मेन फोकस है वो है कि कंपटीशन क्रैक करना, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NCERT लेके चलूंगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें और दिमाग नहीं लगाना है जाके कि मैं ये बुक रेफर कर लूँ, वो बुक रेफर कर लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, नहीं। यहाँ से जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ समझो, NCERT बुक उठाओ, उसको जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो, ठीक है। और अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है तो यहाँ वीडियो मत देखो, ठीक है। जहां तुम्हें लग रहा है तुम्हें अच्छा, तुम वहां जाके वीडियो देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा, तुम भी जान रहे हो यूट्यूब है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ के लिए मैं गया हूं, ठीक है। नीट मैंने क्वालिफाई किया, खुद मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बेटा, 2 साल हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2 साल हो रहा है मुझे
तो उस चीज़ को किस तरह से मैंने झेला है, ठीक है, या वो जो मेरी जर्नी रही है नीट के लिए, ठीक है, और उसके बाद पिछले 2 साल से जो नीट के बच्चों को मैंने गाइड किया है, ठीक है, इस बार जैसे कुछ बच्चे थे जो अच्छा रिजल्ट लेके आए, ठीक है, मैं रिजल्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैलिडेशन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं। तो बेटा बस इतना काम करो कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, समझो, ठीक है, और बस उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। अगर उसके बाद कोई किताब तुम एक्स्ट्रा उठाओ तो सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए तुम उसके अलावा कोई किताब उठाओ, ठीक है। डाउट कोई ना बचे, कोई डाउट बचता भी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं पढ़ता हूं तुम्हारे सारे कमेंट्स, मैं वहां पे तुम्हें जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो चलो ऑफ टॉपिक हो गए। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में मैं बेटा तुम्हें बता रहा था। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इसमें क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, ठीक है, क्लीवेज करेगा और आगे डेवलप करने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे आगे चल के, एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब कुछ एम्ब्रियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे कहां, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, मतलब यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा देना, ठीक है। ये जो दोनों चीज हैं ये किसके अंडर आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अगर कोई तुमसे पूछता है बेटा तो तुम बता दोगे उसमें 2 टेक्निक होती हैं। पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर करवाना, और एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद जो एम्ब्रियो बना है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देना, ठीक है। ये है 2 टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाएंगे बेटा हम लोग, ठीक है, वो कहां करवा सकते हैं, अगर मान लो 8 ब्लास्टोमियर है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर या उसके कम है, मतलब कि जाइगोट है, 2 ब्लास्टोमियर 2 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल्ड स्टेज है या 8 सेल्ड स्टेज है, मतलब इतने तक, ठीक है बेटा, इन 4 स्टेज तक कहां पे ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, कहां पे ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। 8 ब्लास्टोमियर या उससे कम तक है, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलेंगे जिफ्ट, क्या बोलेंगे, जिफ्ट, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मैंने बोला 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, या उससे कम, तो उससे कम में तो जाइगोट भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा जाइगोट हो, 2 सेल्ड स्टेज हो, 4 सेल्ड स्टेज हो या 8 सेल्ड स्टेज हो, ठीक है। यहां तक अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होगा। क्या होगा, एक ऑप्शन होगा कि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दो, एक ऑप्शन होगा कि यूट्रस में ट्रांसफर करवा दो। अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाओगे तो उसको बोलोगे जिफ्ट। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है बेटा, ठीक है, तो कहां ट्रांसफर कराओगे, यूट्रस में ट्रांसफर करवाओगे, और उसको क्या बोलोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराओगे तो उसको बोलोगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो एक टेक्निक हमने पढ़ी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसके अंदर देखो कई टेक्निक्स आ गई। एक हो गया पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर क्या करवाना है हम लोग को, एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम जिफ्ट करा दें, ठीक है, या तो हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करवा दें, IUT करवा दें। समझ में आया, देखो 4 प्रोसेस एक प्रोग्राम के अंदर आ गए। अब इसके बाद देखो दूसरा एक तरीका है इन वीवो फर्टिलाइजेशन करवाना। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में देखो बेटा क्या होगा, अगर मान लो, ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन पहले सुनो, ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, पीरियड्स भी आते हैं, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है या जो मेल है, ठीक है, वो एकदम नॉर्मल है। फीमेल की बॉडी में क्या है, पीरियड्स आ रहे हैं नॉर्मल, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा कि इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, लेकिन जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है और जाइगोट आगे बढ़ा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आगे ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे में बेटा पॉसिबल है कि मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करें, सेक्स करें, ठीक है, जाइगोट बन जाए, ठीक है। जाइगोट बन गया तो जाइगोट बॉडी के अंदर बना तो उसको क्या बोलेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब उस जाइगोट को बाहर निकाल लिए, ठीक है, उस जाइगोट को फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लिए और किसी और फीमेल की बॉडी में उसको प्लेस कर दिए, ठीक है। ऐसी मदर्स को क्या बोलते हैं बेटा, मतलब जो दूसरी मदर है किसी और का बच्चा अगर पालती है, ऐसी मदर्स को बोलते हैं सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, ठीक है। मुझे याद है बेटा 2016 या 17 में सरोगेसी पे कोई इंडिया में रूल आया था, ठीक है। अब वो पॉजिटिव था निगेटिव था क्या था, सरोगेसी को लीगल किया गया है शायद इंडिया में, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट सरोगेसी को लेके कुछ ऐसे रूल्स आए थे इंडिया में, ठीक है। तो अब इतना समझो, इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर किसी और की बॉडी में, किसी और की फीमेल की बॉडी में उस जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया गया ताकि वो पार्चुरेशन मतलब प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, और फिर वहां पार्चुरेशन हो और फिर वो बच्चे को, जो नॉर्मल कपल था, जो ओरिजिनल कपल था, उस बच्चे को ले लेगा, ठीक है। तो दो टेक्निक बेटा हम लोग यहां पे डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो बेटा कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब ओवम नहीं बनता, अंडा नहीं बनता, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो सकता है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है और वो बच्चे को पार्चुरेशन भी करा सकती है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल को क्या करेंगे, ऐसी फीमेल को बस ओवम की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल को ट्रांसफर ऑफ ओवम किसी और डोनर से, ठीक है, किसी और डोनर फीमेल से ओवम ले लेंगे, ठीक है, किसी और डोनर फीमेल से ओवम ले लेंगे और उसको ओरिजिनल मदर में, ओरिजिनल फीमेल में प्लेस करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब किसी और फीमेल ने एक फीमेल को गिफ्ट दिया, ठीक है, ओवम का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या बोल रहे हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये नॉर्मली जो फीमेल है ये रिप्रोड्यूस करेगी और उसके बाद पार्चुरेशन होगा और उन्हें बेबी आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और टेक्निक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेटा इसमें देखो क्या होता है, अगर मान लो जो मेल पार्टनर है, ठीक है, वहां पे जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट है, ठीक है, बहुत लो है, ठीक है, क्या है, स्पर्म काउंट बहुत लो है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, फीमेल जो है वो नॉर्मल है, अरे यार ये तो, हाँ, मेल जो है वहां पे स्पर्म काउंट नॉर्मल है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, फीमेल जो है बेटा नॉर्मल है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में ICSI की मदद ले सकते हैं। ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक का बेटा हम मदद ले सकते हैं और इस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं कि स्पर्म जो है, ठीक है, स्पर्म जो है उसको एक इंजेक्शन में भर के ओवम में, ठीक है, ओवम में डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली फर्टिलाइज करवाते हैं और उसके बाद उसको फीमेल की बॉडी में प्लेस कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद एक आखिरी टेक्निक है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI टेक्निक, इसमें बेटा क्या करते हैं कि जो मेल पार्टनर जो है, ठीक है, मेल जो है इसमें स्पर्म काउंट तो बहुत कम है, ठीक है, स्पर्म काउंट तो लो है ही और ये कंसीव भी नहीं कर सकता या रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, ठीक है, इजैकुलेट भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं, मतलब वजाइना या यूट्रस में स्पर्म्स को इंजेक्शन की मदद से डाल देते हैं, ठीक है, वजाइना या यूट्रस में इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को डाल देते हैं, ठीक है। और अगर यूट्रस में उसको इंजेक्शन की मदद से डालते हैं तो उसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर स्पर्म काउंट लो है और जो मेल है वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, स्पर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और वजाइना में डायरेक्टली डाल देते हैं या यूट्रस में डायरेक्टली डाल देते हैं। अगर यूट्रस में डायरेक्टली डालेंगे बेटा तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। अब देखो नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करेंगे और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कब करेंगे, ठीक है। देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है और बहुत रेयर है,
ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है बेटा ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे और मान लो मेल में स्पर्म काउंट जो है कम है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसे में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी टेक्निक लगाएंगे और ऑप्शन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दोनों हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसीजर है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है बहुत नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और बहुत लास्ट में आई है। ठीक है, तो बेटा देखो ये सारी चीजें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू हमने करके खत्म कर दिया वन शॉट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं 11th के भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करूं। ठीक है, और 12th के टॉपिक्स को मैं जिस तरह से करा रहा हूं उनको लेके चलूं। ठीक है, कमेंट्स में बता देना, लेकिन मुझे जो मन करेगा मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12th वाले बच्चों का क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहा है तो 12th को हम ज्यादा तेजी से लेके चलेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि तेजी से लेके चलूंगा तो कोई टॉपिक छोड़ दूंगा या समझाऊंगा नहीं। ठीक है, जिस तरह से पढ़ा रहा हूं बेटा उसी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब नोट्स भी डालने स्टार्ट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे रेगुलर। ठीक है, क्विज वगैरह का मैं सोच रहा हूं कि टेलीग्राम पे मैं कुछ क्विज भी कराऊं बायोलॉजी का अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। तो जिस हिसाब से बेटा मेरा शेड्यूल रहेगा, ठीक है, अभी मेरा कॉलेज भी खुलने वाला है तो मैं सारी चीज़ों को एक बार देखता हूँ कि किस तरह से मुझे प्रोसीड करना है आगे। इतना समझ लो कि जिस हिसाब से लेक्चर्स आएंगे बायोलॉजी के उनको वैसे ही करते जाना, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरह से कंप्लीट करते जाओ बेटा। ठीक है, यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो मेरी बात पे ट्रस्ट करो। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करो बेटा। तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। इस चैनल पर अगर तुम एक बार आ गए हो, बेसिक शिक्षा को अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ का हर एक मेंटर अपना कंटेंट जो दे रहा है बेटा वो बेस्ट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस, यहाँ कोई बकवास नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे लेक्चर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 12th में अभी देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पे पूरा यूनिट खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो या तो जेनेटिक्स या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या अगर तुम्हारा मन है तो बोलो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जैसा होगा कमेंट्स में कुछ ना कुछ बताना, अपनी राय देना, मैं भी थोड़ा उस पर देखूंगा, समझूंगा चीज़ों को और अपने हिसाब से मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं, या तुम लोग जैसा बताओगे उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, और बस गुड नाइट, टेक केयर।